हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों के लिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे कि आपके एग्जाम हो रहे हैं। आज के वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसको पहले भी मैं बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। इसकी एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे मैंने जो सॉल्व करवाए हुए हैं, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही आज के वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस में से आप काफ़ी क्वेश्चंस अपने एग्जाम में देखेंगे। तो ज़रूर से एंड तक वीडियो को देखिएगा, और प्लीज़ जो भी बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर, और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्योंकि सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, और डेफिनेट होता है कि वो आएंगे ही। ऐसा ही ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। निम्नलिखित में से किसे व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। ये ना सिर्फ आपके बीकॉम में, बल्कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स को बोलता है, इकोनॉमिक्स को, अकाउंटिंग को, लॉ को। तो किसको बोलेंगे? अकाउंटिंग। जो लेखांकन होता है उसको ही लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है, यानी कि व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिजनेस इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट। व्यवसाय इकाई अवधारणा बताती है कि द ओनर एंड बिजनेस आर द सेम। स्वामी और व्यवसाय एक ही है। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। व्यवसाय अपने स्वामी से अलग है। ओनली बिग बिजनेसेस आर इनिशिएटिव्स। केवल बड़े व्यवसाय ही इकाइयां हैं। नन ऑफ द अबव, में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो बिजनेस इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट है, तो इसमें जो कॉमर्स है, यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें कुछ इसके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ अपने रूल्स होते हैं, कुछ अपने कॉन्सेप्ट होते हैं। तो उनके बेसिस पर ही काम करती है। आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर, इसमें एक अलग सा है भी। यहाँ पर जो दे रखा है, ये व्यवसाय इकाई अवधारणा। ये बिजनेस अपने आप में एक अलग इकाई है। वो किससे पता चलता है कि स्वामी और व्यवसाय एक ही है। एक नहीं होता, किसमें होता है एक, जब आपका ओनर सॉरी, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, जो एक ही एकांकी बिजनेस होता है, उसमें जो होता है कि एक ही व्यक्ति होगा और वही बिजनेस को पूरे हैंडल करता है, तो वही मेन ओनर भी होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात बिजनेस इनिशिएटिव की करें, एक व्यवसाय की कर रहे हैं, तो वहाँ पर दोनों चीज अलग होते हैं। बिजनेस अलग होगा, व्यापार अलग होगा, और उसको चलाने वाले जो होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो अलग होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। जैसे कंपनी में क्या होता है, जो उसके संचालक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो उसको चलाने का काम करते हैं। ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। तो इस तरह से जो बिजनेस को चला रहा है वो दूसरे व्यक्ति होते हैं, और जो जिनका बिजनेस मेनली है, जो ओनर है, वो अलग होते हैं। तो जो चला रहे हैं उनके आने जाने का किसी का भी कोई प्रभाव जो होता है वो कंपनी पर नहीं पड़ता। वो लंबे समय तक जीवित रहती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए है, जो अभी मैं आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ चाहिए है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगी, तो इसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटेंगिबल एसेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमूर्त संपत्ति का उदाहरण है? मशीनरी, कैश, गुडविल, फर्नीचर। तो यहाँ पर इंटेंगिबल एसेट यानी कि जो अमूर्त संपत्ति होती है, उसका एग्जाम्पल क्या है? तो अमूर्त संपत्ति जैसे कि आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वैल्यूएशन उसकी निकाली जाती है। तो जो गुडविल होती है, जैसे कि ख्याति बोला जाता है, ख्याति जो होगी उसका वैल्यूएशन तो निकाला जा सकता है, लेकिन आप उसे देख और छू नहीं सकते। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगी? इंटेंगिबल। इसके अलावा कौन से हैं? जैसे कि कॉपीराइट हो जाता है, कॉपीराइट भी लिखा आ सकता है, या फिर इसके अलावा जो ट्रेडमार्क होता है, वो सब भी क्या हो जाते हैं? इंटेंगिबल होते हैं। बाकी ये तीनों ही क्या है? मशीनरी और फर्नीचर तो आपकी फिक्स्ड एसेट है, और कैश क्या हो जाएगी? ये करेंट एसेट है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपकी? ये फिक्स्ड एसेट हो जाएंगी। टैंगेबल भी कह सकते हैं इसको, मूल संपत्तियां भी हैं। चलिए नेक्स्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर प्राइमरीली यूज्ड बाय। वित्तीय लेखांकन रिपोर्ट मुख्य रूप से किसके द्वारा उपयोग की जाती है? मैनेजर्स के, इंटरनल यूजर्स के, एक्सटर्नल यूजर्स लाइक इन्वेस्टर के, एडिटर्स, या फिर एम्प्लॉयज के। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट तैयार की जाती है, वो मुख्यतः मेन रूप से किसके यूज में ज्यादा आती है? तो बाहरी उपयोग करता है, जैसे कि निवेशक और लेनदार। क्योंकि मेन उनका ही जो होता है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ये जानने में कि जो बिजनेस है वो सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या उसमें कुछ हाँ, क्योंकि मेन उनका हित जुड़ा होता है। जो लेनदार होंगे, उन्होंने जो है पैसे लगाए हैं, उन्हें पैसे लेने हैं। जैसे कि आपने अगर
उधार परचेज़ किया है, क्रेडिट परचेज़ किया है, तो उनको आपसे पैसे लेने होंगे। निवेशक जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्ट किया उन्होंने आपकी कंपनी में, तो उनको भी मेन ये देखना होता है कि आपका बिज़नेस लॉस में जा रहा है या प्रॉफ़िट में जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैप स्टैंड्स फॉर, जो गैप होता है वो पूर्ण रूप से क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जनरली जनरल अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रिंसिपल, गवर्नमेंट अप्रूव्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो गैप ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैप जो होता है ये आपके जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जो एक्सेप्ट किए जाते हैं वो प्रिंसिपल जो कि सब जगह सारे बिजनेस वाले जितने भी हैं वो अपने जो बुक्स अपनी बनाते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं, उन्हीं के बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट है, द रूल डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट अप्लाइज टू। जो आता है उसे नाम करें, जो जाता है उसे जमा करें, नियम का किस पर लागू होता है? तो आपने गोल्डन रूल्स पढ़े होंगे। जो अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स हैं, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, आपके पता ही होगा आपको। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? यहाँ पर पर्सनल हो जाता है और आपका रियल अकाउंट हो जाता है, जो एसेट से रिलेटेड हो जाते हैं, और थर्ड वाला हो जाता है नॉमिनल। ये 3 तरह के 3 टाइप्स के आपके अकाउंट होते हैं। तो जो भी चीज़ें आ रही हैं व्हाट कम्स इन, उनको जमा करना है, और जो चीज़ें जा रही हैं उनको क्रेडिट करना है। तो ये कौन-सा अकाउंट का रूल है? ये आपका रियल अकाउंट, वास्तविक खातों का रूल है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये गोल्डन रूल्स हैं, याद कर लीजिएगा। वैसे तो आपको याद होने चाहिए, अगर नहीं याद है तो ज़रूर से याद कर लीजिए। एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं किसी के भी बारे में। तो जो भी एसेट्स होती हैं, आपकी संपत्तियाँ होती हैं, वो सब रियल अकाउंट में जाती हैं। नॉमिनल में आपकी क्या-क्या चीज़ें जाती हैं? जो एक्सपेंसेस आपने किए हैं या फिर जो आपके लॉसेस हुए हैं, ये दोनों जाएँगे, और उनको क्या किया जाएगा? इनको डेबिट किया जाता है। और जितनी भी इनकम आपकी होती है या फिर जो आपके प्रॉफ़िट होता है, वो सब क्या किया जाता है? वो सब क्रेडिट किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरी अकाउंट इज़ ए, वेतन खाता है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल अकाउंट है, वैल्यूएशन अकाउंट है। तो ये तो कोई अकाउंट होता ही नहीं है। सैलरी क्या है? एक तरह का एक्सपेंस ही तो आप कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके आगे प्रीपेड जुड़ जाता, अगर इसके आगे प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग लगा होता, तो ये सैलरी क्या होती? तब ये नॉमिनल अकाउंट ना होकर ये पर्सनल अकाउंट होता। तो अगर प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, इस तरह का कोई भी शब्द लग जाएगा नॉमिनल अकाउंट के आगे, तो वो क्या हो जाता है? वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। और मोस्टली क्वेश्चन जो है यही से पूछा जाता है कि प्रीपेड लगा देंगे, पोस्टपेड लगा देंगे, आउटस्टैंडिंग लगा देंगे, एडवांस लगा देंगे, और आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो वो अकाउंट फिर पर्सनल अकाउंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट है, ड्राइंग अकाउंट ऑफ ए प्रोप्राइटर इज़ ए, एक प्रमोटर का आहरण ड्राइंग खाता है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल है, पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो जो ड्राइंग अकाउंट होता है, आहरण होता है, वो कौन-सा अकाउंट होता है? वो पर्सनल अकाउंट में ही आता है। कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है, ये दोनों ही अकाउंट आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज़र्स अकाउंट ऑलवेज़ हैज़ ए बैलेंस, जो परचेज़ है यानी कि क्रय खाता होता है, हमेशा ही किस तरह का शेष रहेगा? क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, निल होगा, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो क्रय खाता होता है, उसमें हमेशा ही क्या होगा? डेबिट बैलेंस होता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ फर्म क्रिएट्स अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट इट फॉलोज़ द, जब एक फर्म संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाती है, तो वह किसका पालन करती है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का, कंसिस्टेंसी का, या फिर कंज़र्वेटिज़्म का, मनी मेज़रमेंट कॉन्सेप्ट का। यानी कहने का मतलब ये है कि हम प्रोविज़न करके रखें उन डेट्स के लिए जो डाउटफुल है, यानी कि भविष्य में अगर हमें लग रहा है कि कोई डेट, आपने कोई ऋण लिया था जो कि डाउटफुल है, संदिग्ध है कि वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हमें प्रावधान कर लेना चाहिए पहले से, कि अगर इन फ्यूचर हमें नहीं मिला तो हमें लॉस हो सकता है, तो उस लॉस से हमें कैसे निपटना है। इसके लिए अगर हम पहले से ही प्रोविज़न करके रख लें, तो हमें उस हानि के लिए हम तैयार रहेंगे। तो ये कौन-सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो कहता है, तो ये आपका कंज़र्वेटिज़्म कॉन्सेप्ट, यानी कि रूढ़िवादिता की अवधारणा जो है, वो ये कहती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज की वीडियो में सारे ही आपको ऐसे क्वेश्चन्स मिलेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बार-बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन्स हैं। चलिए नेक्स्ट है, आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट है, व्हिच बुक इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस लाइक टी, पोस्टेज एंड कैरेज। यहाँ पर कह रहा है कि चाय है, डॉक और भाड़े जैसे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए किस पुस्तक का आप उपयोग करते हैं? परचेज़ बुक का, कैश बुक का, पेटी कैश बुक का और सेल्स बुक का।
तो यहाँ पर जो छोटे-मोटे डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, उनके लिए उनको आप किस बुक में लिखते हैं? क्योंकि डेली के एक्सपेंसेस हैं, तो उनको आप लिखते हैं पेटी कैश बुक में। खुदरा रोकड़ बही में उसे लिखा जाता है। इसमें क्या रहेगा, इसमें पहले ही पेमेंट दिया जाता है। जो भी इसमें कैशियर होता है, उस कैशियर को पहले ही कुछ अमाउंट दे दिया जाता है कि वो डेली के एक्सपेंसेस को कर सके। तो एक ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अग्रदाय प्रणाली जो होती है, वो कौन-सी होती है? तो वो भी पेटी कैश बुक ही आती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। जर्नल से लेजर में प्रविष्टियों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, समराइजिंग। जब आप जर्नल से लेजर बना रहे होते हैं, जर्नल में आपने जो ट्रांजेक्शन थे उनकी एंट्री कर दी है। यहाँ पर जर्नल है, जर्नल से में आपने जो भी था एंट्रीज कर दी हैं सारे ट्रांजेक्शन की। अब आप उसको ले जा रहे हैं लेजर में। तो ये वाली प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये प्रोसेस हमारी पोस्टिंग कहलाती है, खतौनी करना कहा जाता है इसे हम खतौनी करना कहते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जर्नल में जब हम एंट्री कर रहे होते हैं, तो जर्नल में एंट्री जो होगी ये ट्रांज़ैक्शंस हैं। यहाँ पर आपने डेली के सौदे किए हैं, कुछ व्यवहार किए हैं इकोनॉमिकल, अब यहाँ पर आप उनको जर्नल में एंट्री कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? तो इस प्रोसेस को हम जर्नलाइज़िंग बोलते हैं। दोनों को ही पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, कोई भी आपको क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। बैलेंसिंग में क्या होगा? जब लेजर बना लेने के बाद आप उनकी बाकी बैलेंस को निकालते हैं बैलेंस यहाँ पर निकल कर के आएगा जैसे कि कैरी फॉरवर्ड जिसे आप करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? वो प्रोसेस आपकी कहलाती है बैलेंसिंग। सबको याद कर लीजिए, जिससे कि आप एक पूरा ये याद रहे आपको कि एक के बाद एक स्टेप क्या आता है। बैलेंसिंग के बाद करने के बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं। हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है। तो वहाँ पर उसे हम क्या करते हैं? तब हम करते हैं समराइज़िंग। तब वहाँ क्या किया जाता है, तब उसे समराइज़िंग करना कहते हैं। अब चारों ही पॉइंट आपको क्लियर हो गए, ये भी स्टेजेस पता चल गई कि सबसे पहले जर्नलाइज़िंग होती है, फिर पोस्टिंग, फिर बैलेंसिंग, उसके बाद समराइज़िंग होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। और अक्सर ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि खातों का सारांश किससे मिलता है, तो फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं, वहाँ पर आपको पता चलता है। अब आई होप आपको सारी ही पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है अ कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड इन। एक कॉन्ट्रा एंट्री किसमें दर्ज की जाती है? सिंपल कैश बुक में, 2-3 कॉलम कैश बुक में, जर्नल प्रॉपर में, लेजर में। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो किसमें रिकॉर्ड करते हैं हम? तो उसको हम 2 या 3 कॉलम की जो कैश बुक होती है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसकी एंट्री 2 टाइम्स की जाती है, 2 बार की जाती है। तो इसमें एक बार जो होता है, जो कैश बुक का ही कैश बुक में जो आपके 2 कॉलम बनते हैं, एक आपका कैश का कॉलम बनता है, दूसरा बैंक का कॉलम बनता है। तो एक बार जब होगी तो कैश के कॉलम में की जाती है, दूसरी बार बैंक के कॉलम में की जाती है। इसीलिए उसके ऊपर रेड पेन से सी लिख दिया जाता है। उसे रेड पेन से इसके ऊपर सी लिख दिया जाता है, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि इसकी उभयनिष्ठ यानी कि डबल एंट्री करी गई है और वही एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is used to check the arithmetical accuracy of accounts? खातों की अंगणितीय सटीकता की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बैलेंस शीट का, ट्रायल बैलेंस का, लेजर का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। यहाँ पर कह रहा है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं वो पूरी तरह से अर्थमेटिक के अर्थमेटिकली क्या है करेक्ट है या नहीं है अंगणितीय यानी कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी बैलेंस निकालने में मिस्टेक तो नहीं हुई है उसको चेक करने के लिए जो बनाया जाता है तो उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं तलपट कहते हैं। एक बात इसके बारे में बोली भी जाती है कि अंकगणितीय शुद्धता की जाँच करता है। खाते सही ढंग से बने हैं या नहीं इसका प्रमाण नहीं यानी कि इसको का एविडेंट नहीं है कि आपने जो अकाउंट्स बनाए हैं वो सही। अगर आपने कोई एंट्री स्टार्टिंग में ही जर्नल में लिखना भूल गए आप, तो वहाँ पर ट्रायल बैलेंस आपको नहीं बता सकता कि वो एंट्री गलत है। या आपने अगर जर्नल में ही एंट्री करते टाइम 500 था और आपने वहाँ पर 5000 दिखा दिया। कहने को आपने 1 ज़ीरो बढ़ाया लेकिन आपने पूरे कितने का डिफरेंस कर दिया है 4500 का। 4500 का डिफरेंस आपने कर दिया है, तो यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाएगा कि आपने यहाँ पर जर्नल में ही एंट्री क्योंकि गलत कर दी थी। तो हर गलती को ये नहीं पकड़ सकता, कुछ गलतियों को पकड़ लेता है, अगर आपने टोटल करने में गड़बड़ करी है तो पकड़ लेगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस इंक्लूड। तलपट द्वारा प्रकट न होने वाली त्रुटियों में शामिल है। अब यही क्वेश्चन देखिए आ गया, जो भी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ थी कि कौन-सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाता। एरर ऑफ ओमिशन भूल की त्रुटि, कंपेंसेटिंग एरर क्षतिपूरक त्रुटि, एरर ऑफ प्रिंसिपल सैद्धांतिक त्रुटियाँ, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर भूल ही गए, कोई एंट्री आपने लिखी ही नहीं,
दूसरा क्षतिपूरक, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि 4500 का डिफ़रेंस आया था। अब सपोज़ करिए कहीं पर आपको जो दिखाना था वो 5000 से दिखाना था, आपने 500 से दिखा दिया। तो एक साइड आपने डेबिट में 500 बढ़ाए, सॉरी 4500 बढ़ाए, एक तरफ आपने क्रेडिट में 4500 कम कर दिए। तो क्या होगा, ये आपस में कट जाएँगी। कंपनसेटिंग एरर इसी को कहा जाता है। और सैद्धांतिक त्रुटियाँ, अगर आपने जैसे कि इंस्टॉलेशन जो चार्जेस होते हैं मशीनरी के, वो मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट किए जाते हैं। लेकिन आपने मशीनरी अकाउंट में डेबिट करने की जगह किसी और खाते में दिखा दिया, या फिर जो मज़दूरी दी थी, वेजेस दिया था, सैलरी दी थी, वो आपको दिखाना थी, क्योंकि मशीनरी को इंस्टॉल करने में आपने दी थी, तो मशीनरी अकाउंट में ही दिखाई जाती है। लेकिन अगर आपने मशीनरी अकाउंट के बजाय सैलरी अकाउंट में उसको दिखा दिया, वेजेस अकाउंट में दिखा दिया, तो आपने प्रिंसिपल एरर कर दिया। तो ये नहीं पकड़ पाएँगे आप ट्रायल बैलेंस में। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट है, डिप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ मूल्यह्रास एक प्रक्रिया है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट संपत्ति का मूल्यांकन, एलोकेशन ऑफ एसेट कॉस्ट संपत्ति की लागत का आवंटन, कैश एक्यूमुलेशन नगद संचय, अप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू मूल्य में वृद्धि। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे जैसे आप किसी भी चीज़ को, जो आपके पास संपत्ति है, एसेट, इसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें कुछ धीरे धीरे कमी आती जाती है, उसकी वैल्यूएशन घटती जाती है, तो उसको ही क्या कहा जाता है, डिप्रिसिएशन। तो क्या है, एलोकेशन ऑफ एसेट्स कॉस्ट संपत्ति की लागत का आवंटन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लागत का आवंटन का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो भी एसेट की वैल्यू थी, धीरे-धीरे जो घट रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें से एसेट की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं और फिर डिप्रिसिएशन के तौर पर दिखाते जा रहे हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। जो सीधी रेखा पद्धति होती है, उसमें मूल्यह्रास की गणना किस पर करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पर, रिटर्न डाउन वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर, स्क्रैप वैल्यू पर। तो यहाँ पर उसकी गणना जो की जाती है ओरिजिनल, यानी कि लिखा होगा कि 10% जो है प्रति वर्ष पर ईयर आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड हो जाएगा। लेकिन अगर यही होता है कि डब्ल्यूडीवी मेथड दे रखा हो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दे रखा हो, तो वहाँ पर होता है कि जैसे कि 5000 की एसेट है, अगर 10% आपने फर्स्ट ईयर में चार्ज किया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10% की उससे 500 आपका निकला। तो जब हम सेकंड ईयर में चार्ज करते हैं, तो 5000 पे ना करके ये 500 इसमें से लेस कर देते हैं। तो अब कितना बचा आपके पास, 4500। तो नेक्स्ट हमारा जो 10% निकलता है, इन्हीं 4500 पर निकाला जाता है। तो अब कितना आएगा, अब 450 आएगा। आपने देखा कितना डिफरेंस आ गया, ₹50 का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आपने किस मूल्य पर निकालना है, ये वाला मेथड हो जाएगा, और डायरेक्ट आप एक ही परसेंट हर साल जो है आपका 500 रुपए आ रहा है। जितने साल भी आपने डिवाइड किया है, वो 500 रुपए ही आ रहा है। तो इस वजह से वो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। दोनों का डिफरेंस मैंने समझा दिया। मोस्टली इन्हीं 2 से ही क्वेश्चन पूछता है आपका। तो आज की वीडियो में आपके सारे ही क्लियर हो जाएँगे। सारे ही चैप्टर को मैंने समरी के तौर पर सारे क्वेश्चन्स इंक्लूड किए हैं, तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच एसेट इज जनरली नॉट डिप्रिसिएटेड। आमतौर पर किस संपत्ति का मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता? बिल्डिंग पर, लैंड पर, मशीनरी पर, फर्नीचर पर। तो किस पर नहीं लगाया जाता है? तो यहाँ पर भूमि पर, क्योंकि जो लैंड होती है, भूमि होती है, वो कम नहीं होती। जितनी स्क्वायर फीट आपके पास है, उतनी ही रहेगी, आज हो या आने वाले टाइम में। हाँ, उसकी उपजाऊ क्षमता जो होती है, वो कम ज़रूर हो जाती है, लेकिन भूमि की जितनी है, उतनी ही आपके पास रहेगी, इसलिए इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हम नहीं करते। ऑल्दो ये आपकी, हाँ, फिक्स्ड एसेट है, लेकिन इस पर हम चार्ज नहीं करते डिप्रिसिएशन। चलिए नेक्स्ट है, डिप्रिसिएशन इज अ डैश एक्सपेंडिचर। किस तरह का है? कैपिटल है, रेवेन्यू है, डिफर्ड रेवेन्यू है, नन है। तो डिप्रिसिएशन किस तरह का एक्सपेंडिचर है, किस तरह का व्यय है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि डिप्रिसिएशन जो है वो किस तरह का एक्सपेंडिचर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आप सब लोग इसका आंसर ज़रूर से देंगे। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आंसर ज़रूर किया करिए। इससे आपको अपनी तैयारी पता चलती है कि कितनी तैयारी हो। मैं कोशिश करती हूँ सबका रिप्लाई देने की, इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है, डिप्लेशन मेथड इज यूज्ड फॉर। जो रिक्तीकरण है, डिप्लेशन है, पद्धति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंटेंगिबल एसेट, अमूर्त संपत्तियां, वेस्टिंग एसेट्स लाइक माइंस, खान छई खान जैसी छयकारी संपत्तियां, फिक्स एसेट, या फिर करेंट एसेट। तो यहाँ पर डिप्लेशन मेथड का मतलब होता है रिक्तीकरण। जैसे जैसे आप यूज करते जा रहे हैं, तो उस जगह पर से वो वस्तु जो है वो कम होती चली जा रही है, वो रिक्तीकरण मेथड होता है। जैसे कि अगर स्कूटी होती है, आप उसको चला रहे हैं, तो उसके टायर घिसते जा रहे हैं, तो उसमें क्षय होता जाता है, कमी होती जाती है, लेकिन वो आपकी घिसावट की वजह से होती है। रिक्तीकरण में, डिप्लेशन में क्या होता है कि आप उसमें से कोई चीज़ निकालते जा रहे हैं और वो मात्रा में कम होती जा रही है, क्वांटिटी में कम होती जा रही है। तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है वेस्टिंग एसेट्स लाइक माइंस।
जो खान होती है, जैसे कोयले की खान होती है, कोल माइंस होती है, तो कोयला निकलता जा रहा है तो क्या हो रहा है? कम भी होता जा रहा है। तेल के कुएँ, तेल निकलता जा रहा है तो उसमें से तेल कम होता जा रहा है। तो वहाँ पर डिप्लेशन मेथड लगता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन, जो सकल लाभ है उसकी गणना किसमें की जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग में, बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में तो बैलेंस निकाले जाते हैं, जो निकले हुए होते हैं लेजर के, उनसे बैलेंस दोनों साइड का देखा जाता है कि इक्वल है या नहीं है। जो बैलेंस शीट है वो आपको बताती है कि बिजनेस की करंट सिचुएशन क्या है किसी पर्टिकुलर डेट पर या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम, उस ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? इससे निकलता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकलता है? इससे निकलता है हमारा नेट प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट आपने इससे निकाला होता है उसको एक साइड हम लिखते हैं, इस साइड में क्रेडिट में, और डेबिट की तरफ सारे एक्सपेंसेस निकालते हैं और उसके बाद हम लेस करके निकालते हैं नेट प्रॉफिट, या फिर नेट लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज शोन इन द बैलेंस शीट एज ए, जो अदर वेतन होता है उसको तुलन पत्र में किस रूप में दिखाया जाता है? करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, फिक्स्ड है, या फिर कैपिटल है? तो यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो क्या हो जाती है? जो आउटस्टैंडिंग अदर है, यानी कि जो सैलरी आपको पे कर देनी चाहिए थी, अभी तक आपने पे नहीं करी, तो एक तरह से क्या बन जाता है? आपका लायबिलिटी बन जाती है। लायबिलिटी बन जाती है तो आप उसे किसमें दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड में। और किस तरह की लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी। इसी तरह अगर कोई चीज़ प्रीपेड है, प्रीपेड में यानी कि आपने पहले ही कर दिया तो वो आपकी एसेट हो जाएगी। उसको हम कहाँ दिखाएँगे? करंट एसेट साइड में। चलिए नेक्स्ट है, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है कॉस्ट प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज़ लोअर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज़ हायर। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी वैल्यूएशन जो निकाली जाती है, तो जो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में जो कम होता है उसके पर निकाली जाती है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। इसमें से कितने क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम में देखने को मिले हैं कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा पेपर होने के बाद। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू, शुद्ध लाभ को कहाँ स्थानांतरित किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, ड्राइंग अकाउंट में, सस्टेंस अकाउंट में। जो नेट प्रॉफिट होता है उसको आप कहाँ ट्रांसफर करते हैं? नेट प्रॉफिट क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला था, उसको हम जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पूंजी खाता जो होता है, उसमें ट्रांसफर किया जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, प्रीपेड इंश्योरेंस इंश्योरेंस इज ए, अब यही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस में, इस तरह का क्वेश्चन था कि प्रीपेड अगर लगा होगा, ऐसे तो इंश्योरेंस अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन आगे प्रीपेड लग गया, अब कौन सा अकाउंट हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा इस तरह का अकाउंट, ये बनेगा पर्सनल अकाउंट। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये है क्या? और प्रीपेड लगा है तो अभी मैंने आपको समझाया ही था कि आउटस्टैंडिंग लगा होगा तो लायबिलिटी हो जाती है, करंट लायबिलिटी। अगर प्रीपेड लगा हो तो करंट एसेट हो जाती है। तो यहाँ पर करंट नहीं दे रखा लेकिन एसेट तो दे रखा है, बस हमारा वही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, इन हायर परचेज सिस्टम द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, खरीद पद्धति में स्वामित्व स्थानांतरित किया जाता है। ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर, ऑन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, अंतिम किस्त के भुगतान पर, ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स, माल की डिलीवरी पर, नेवर कभी नहीं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक आपका हायर परचेज होता है और दूसरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर आपको होती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अक्सर एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आपके बनते भी हैं। तो जो हायर परचेज सिस्टम होता है, इसमें जब तक आप आखिरी किस्त नहीं देते तब तक ओनरशिप जो होती है जो सेलर के पास ही रहती है, यानी कि ओनरशिप जो होगी वो ट्रांसफर नहीं होती आखिरी किस्त तक। तो आप लास्ट इंस्टॉलमेंट को पे कर देते हैं, उसके बाद आपकी ओनरशिप भी ट्रांसफर होती है। वरना तब तक सिर्फ आपको उस एसेट को यूज करने का राइट मिलता है, पोजीशन मिलता है, ओनरशिप नहीं मिलती। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जैसे ही आप जो फर्स्ट पेमेंट करते हैं, पहला ही पेमेंट करते हैं, साथ ही आपको उसका ओनरशिप भी, उससे प्रोटेक्ट किया जो भी आपने चीज़ खरीदी होती है, एसेट खरीदी होती है, उसकी ओनरशिप भी आपको ट्रांसफर हो जाती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, जिसको ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। अच्छा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो जितने भी उसमें टूट-फूट हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है, वो भी किसका दायित्व रहेगा? वो सब सारी लायबिलिटी रहती है ओनर की। इसमें क्या होगा? आपकी हो जाएगी क्योंकि आपको पहले इंस्टॉलमेंट के साथ ही ओनरशिप मिल चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच अकाउंट अंडर द डेटर सिस्टम इज ए, देनदार पद्धति के तहत शाखा खाता क्या है? रियल अकाउंट है, पर्सनल है, नॉमिनल है, लायबिलिटी है? तो क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज, जो कार्यशील पूंजी है की गणना कैसे की जाती है? फिक्स एसेट में से करंट एसेट को लेस करिए, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी, बस यही आपका आंसर है
कि जो करंट एसेट होती है, चालू संपत्तियाँ होती हैं, उसमें से चालू दायित्व को घटा दिया जाता है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल निकल आती है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर इशूड बाय। भारत में लेखांकन मानक जो हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आरबीआई, सेबी, आईसीएआई या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको कि आप एएस इस तरह से लिखते हैं, इंडिया में कौन जारी करता है? तो आईसीएआई करता है। फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिखिए, नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछी जा सकती है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। सेबी जो है सिक्योरिटीज जो होती हैं उससे रिलेटेड रेगुलेटरी का काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो जो वित्त वो हमारा फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है उसकी बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसमें से कौन सा एक गैर नगद व्यय है? रेंट पेड है, सैलरी पेड है, डिप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट पेड है। तो कौन सा हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस है? नॉन कैश एक्सपेंस यहाँ पर यानी कि ऐसे एक्सपेंस जो कि नगद रूप में नहीं होते, गैर नगद होते हैं। तो यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन दे रखा है ये क्या हो जाएगा? ये आपका गैर नगद व्यय है। बाकी तीनों ही क्या है? नगद है। और ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। तो आज के वीडियो में 30 क्वेश्चंस मैंने आप शामिल किए थे। ज्यादातर सारे ही चीजों से यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए। बाकी एक्सप्लेनेशन में चीजें आपको बहुत सी समझाई हैं। तो जो सारी पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप्स में, चाहे व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप्स हों या फिर टेलीग्राम पे हों। और नेक्स्ट पेपर आपका किस सब्जेक्ट का है कमेंट करके बताइएगा, उससे रिलेटेड वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।